हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन 3 ग्लैंड्स इंपॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं। पहला है हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड तीसरा है आपका पीनियल ग्लैंड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर मैं सिंपली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूँ और हार्मोन की बात करूँ तो हमारे बेसिकली 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक आपका एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन, ठीक है? तो जो एंडोक्राइन होते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट प्रेज़ेंट नहीं होती है, डक्ट एब्सेंट होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट प्रेज़ेंट होती है। मतलब जैसे कि ये सपोज़ हमारा ग्लैंड है, ठीक है? एंड ये हमारी ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर डक्ट की हेल्प से इसकी इस पर्टिकुलर ग्लैंड के डक्ट की हेल्प से डायरेक्ट ब्लड में पोर करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये ब्लड वेसल्स में अपना सिक्रीशन डायरेक्ट पोर करते हैं, इनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। और हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो हॉर्मोन्स बेसिकली आपके नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो कि मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जो दूसरा ग्लैंड सेक्रेट करेगा और अपने टारगेटेड सेल पर जाएगा। So endocrine glands lack duct and hence these are also known as ductless glands. इनके सिक्रीशन को हम बोलते हैं क्या, हॉर्मोन्स। अब अगर अपन हार्मोन के क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट करता है टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज अ करंट सिग्निफिकेंट डेफिनेशन, जिसका क्या डेफिनेशन है, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है जो कि आपके इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह काम करेगी एंड ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको याद रखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है क्लासिकल डेफिनेशन की ऊपर हार्मोन की, कि ये बेसिकली हार्मोन्स क्या होते हैं। तो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। नेक्स्ट, अगर अपन न्यू डेफिनेशन की बात करें तो ये बेसिकली कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं अदर देन द हॉर्मोन्स जो कि हमारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इनवर्टिब्रेट्स के पास सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें कुछ ही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वहीं पर अगर अपन बात करें वर्टिब्रेट्स की तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं जिनको हम हार्मोन बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में इम्पोर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था वो इस स्लाइड में था कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है एंड क्लासिकल डेफिनेशन क्या है किसकी, आपके हॉर्मोन्स की। अब अपन आगे चलते हैं। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आपके बहुत सारे ग्लैंड आ जाते हैं। सो ये आपके बेसिकली कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड। गोनाड्स में कौन-कौन से आ जाएँगे? आपके मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, ठीक है? अदर देन दीज़ ऑर्गन्स आपके कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एडिशनल एंडोक्राइन सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी और हार्ट। इनका जो मेन फंक्शन है वो तो वो करेंगे, बट अदर देन दैट ये एंडोक्राइन सिस्टम की भी तरह या एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये वर्क करते हैं। ठीक है। सो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, हाइपोथैलेमस। तो मैंने आपको एक बात यहाँ पे पिछली वाली जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें बता रखा है कि जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस के बेस में प्रेजेंट होता है, डायनसेफेलॉन के बेस में, दैट इज फोर ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। और ये बहुत सारे फंक्शंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस प्रोड्यूस तो नहीं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे कि आपके थर्मो रेगुलेशन, आपका सोचने की शक्ति, आपके इमोशंस और आपका ड्रिंकिंग, आपको कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, सब कुछ जो है वो हाइपोथैलेमस आपको बताता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है एंड इसके हॉर्मोन्स जो है वो डायरेक्ट आपके अ, एक तरीके से अफेक्ट या इफेक्ट डालते हैं किस पर, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर।
ठीक है? फिर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके क्या करेगा, अपने फर्दर हार्मोन रिलीज़ करेगा, फर्दर टारगेट ऑर्गन्स पर एक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हमारा जो मास्टर ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी, और इसका भी मास्टर, इसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो है हाइपोथैलेमस। सो दिस इज़ नोन एज़ योर मास्टर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। सो एज यू नो, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन, एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियाई, जो ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इनके हॉर्मोन्स कैसे होंगे, तो ये हॉर्मोन जो है बेसिकली आपके इस तरीके के होंगे, या तो ये इनहिबिटरी होंगे, ठीक है, या तो ये पिट्यूटरी, तो ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा ताकि जिसकी वजह से पिट्यूटरी में से इस तरीके के हॉर्मोन रिलीज हो, जो कि स्टिमुलेट करने की बजाय उसको इनहिबिट करे, ठीक है, उसका एक्शन जो है वो सप्रेस करे, ठीक है, नेगेटिव में जाए, या तो रिलीजिंग होंगे, मतलब स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो जो हार्मोन है वो रिलीज होना चालू हो जाए। तो दो तरीके के हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होंगे, टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, दैट इज द रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन दैट इज विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। डन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो हार्मोन है, एक तो आपका होगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का, और एक हो जाएगा हमारा स्टोमेटोस्टेटिन हार्मोन का। तो सबसे पहले हम जीएनआरएच देख लेते हैं। तो जीएनआरएच बेसिकली रिलीजिंग हार्मोन है, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को ताकि गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज हो सके। गोनाडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये होते हैं आपके एलएच एंड एफएसएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होंगे, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे, ठीक है। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी को जाएगा, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और पिट्यूटरी में जाएगा, और वहां पर आपके जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं उनको रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जीएनआरएच पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है फॉर रिलीजिंग द गोनाडोट्रोफिन्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे इसका उल्टा अगर कहीं पर इसका इनहिबिशन वाला पार्ट देखें हाइपोथैलेमस का, तो सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन है ना, ये हाइपोथैलेमस का ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। अब पिट्यूट बहुत ज्यादा एक्सेस में ग्रोथ ना हो, इसलिए सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होके पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा ताकि ग्रोथ हार्मोन को रोका जा सके। डन। तो ये कि हमें इसका फंक्शन पता चल गया स्टोमेटोस्टेटिन का। अब दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन passes through the axon and are released in their nerve endings. These hormones reaches the pituitary gland to the portal circulation system and regulate the function of the anterior pituitary. The posterior pituitary is under direct control of the regulation of the hypothalamus. मैम ये 3 पॉइंट्स आपने सिंपल रीड कर दिए, कम से कम इसके बारे में तो समझाओ। इसके लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना है। सो बेसिकली अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो ये है आपका क्या, हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये आपका इनफेंडिबुलम है, या फिर इसे आप स्टॉक भी बोल सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको स्टॉक बोला गया है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को जोड़ने का काम करता है। सो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। जो पीछे वाला, ये जो आपको क्रीम कलर से जो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और जो व्हाइट कलर से आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले अपन समझेंगे ये वाला पॉइंट कि हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स passes through the axon and release from their nerve endings। तो यहाँ पर जो आपको ये न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, ये जो आपको न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज करेंगे। इन्हीं के एग्जॉन्स के होते हुए अपने नर्व एंडिंग्स
जिसके थ्रू ये कहाँ पर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करेंगे अपने कहाँ हार्मोन। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल्ड में है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट न्यूरॉन से आपको हार्मोन पिट्यूटरी में आएगा। ठीक है, कोई ऐसे ब्लड के थ्रू कहीं और जाके फिर कहीं और जाकर फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस हार्मोन रीचेस पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेशन एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हो गई, अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। सो क्या होता है, यहाँ पर जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, यहाँ पर आपको इस जैसे ये आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है ना, ये वेसल्स दिखा रखे हैं ये सारे, इसी तरीके से यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन बना हुआ होता है। पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन का ही है, जिसमें आपके हॉर्मोन्स आएंगे हाइपोथैलेमस से, और ये पोर्टल सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इसी जगह मिलेगा। ठीक है, सो आप का जो ये हार्मोन होगा वो डायरेक्टली हॉर्मोन्स जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर करेगा। ठीक है, बस इतना सही है। द हॉर्मोन्स रीचेस द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेशन एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इट इज अ डायरेक्ट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। सो आई होप ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड होती है, बोनी कैविटी दैट इज सेला टर्सिका में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होती है, सेला टर्सिका में। नाउ एंड इट इज अटैच्ड टू अ हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको वहां पर दिखाया। नाउ इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडेनोहाइपोफाइसिस एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो आपका जो डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस। वहीं पे अगर मैं बात करूं एंटीरियर पिट्यूटरी की, सो इट इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये फर्दर दो में डिवाइड होता है इस तरीके से। ठीक है, सो इसको बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, और इसको बोला जाता है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। ठीक है, सॉरी पार्स इंटरमीडिया। ठीक, सो इसको क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया। एंड जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसी को ही हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। ठीक है, नर्वोसा भी बोलते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, हमारे ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया जो होता है बिल्कुल ही पार्स डिस्टेलिस से जुड़ा हुआ होता है, मतलब मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से पार्स इंटरमीडिया दिखता नहीं है इतना ज्यादा। सो पार्स डिस्टेलिस को ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल देते हैं। ठीक है, नाउ एडिनोहाइपोफाइसिस की अगर मैं बात करूं, तो इसके दो पोर्शंस हैं जिसे हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ। The distalis region of the pituitary, commonly called the anterior pituitary, produce growth hormone। कौन कौन से आपके ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, ये ध्यान रखना। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये बेसिकली आपको लर्न इसलिए रखना है क्योंकि पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय which among five or which among seven are produced by adenohypophysis, या out of these hormones how many hormones are produced by adenophysis। ठीक है, सिंपल होगा क्वेश्चन बट थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, तो इसलिए आपको सारे एक एक जो हार्मोन है उनके नाम याद रखने हैं।
नाउ अगर मैं पार्स इंटरमीडिया की बात करूँ, ये तो डिस्टेलिस की बात हो गई कि ये डिस्टेलिस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर मैं इंटरमीडिया की बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या फिर एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आई होप ये चीज़ तुमको क्लियर हो गई होगी। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with the pars distalis, as I have said. अब न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें या पार्स नर्वोसा की बात करें, इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पार्स नर्वोसा है या मैं बात करूँ न्यूरोहाइपोफाइसिस की, ये डायरेक्टली कंट्रोल में रहता है किसके, हाइपोथैलेमस के। बट ये जो आपका पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये कभी भी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता, बनाता नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका काम होता है कि ये हार्मोन को स्टोर करेगा और रिलीज़ करेगा। मैं इस चीज़ पे इतना एम्फसाइज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इवन पूछा जा चुका है। व्हेन आई वाज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द नीट पेपर, तब मेरे जो टेस्ट सीरीज में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने गलत किया था, इस वजह से मुझे दिमाग में अभी तक स्टोर है कि जो आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसमें लिखा था कि क्या इसमें से कौन सी चीज़ सपोर्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, बेसिकली वो कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। तो उसमें लिखा था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस also known as posterior pituitary store, release and synthesize two hormones oxytocin and vasopressin. मैं मुझे लगा कि ये आंसर सही होगा, इसलिए मैंने ये टिक कर दिया। बट जब मैंने आके एनसीईआरटी देखी तब मुझे पता चला कि सिंथेसाइज तो करता ही नहीं है, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोहाइपोफाइसिस के जो भी हॉर्मोन्स हैं जो आपको लगता है कि वहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, बेसिकली वो वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं और जो रिलीज हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है? ये बेसिकली वो हॉर्मोन है जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके हाइपोथैलेमस में। और पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस में आकर ये दोनों हार्मोन सिर्फ और सिर्फ स्टोर होंगे और फिर रिलीज होंगे, ठीक है? सो ऑक्सीटोसिन and vasopressin, which are actually synthesized by the hypothalamus and transported axonally to the neurohypophysis. So I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अपन ने वहां पर एक चीज पढ़ी थी, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? आपके जो ग्रोथ हार्मोन था उसको रोकने का काम कौन कर रहा था, सोमैटोस्टेटिन कर रहा था, ठीक है? जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे। अब अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ग्रोथ होगी बॉडी में, ठीक है? तो आदमी एकदम बड़ा बड़ा सा दिखेगा, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाएगी, उससे गिगैंटिज्म। अगर कम सिक्रीट होगा ग्रोथ हार्मोन तो क्या होगा, कम सिक्रीट हुआ, ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, छोटा। अब अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन है कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेसिव सिक्रीट हो, कब, एडल्ट में, स्पेशली कब, मिडिल एज में, तब उसको क्या होगा, एक्रोमेगैली होगा। एक्रोमेगैली का एक स्पेशल फीचर होता है कि उसको फेस पर डिसफिगरमेंट देखने को मिलेगा, which may lead to serious complication and premature death if unchecked. आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक्रोमेगैली कब होगा, जब एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव सिक्रीट होगा, स्पेशली मिडिल एज में। तो ये लाइन पूछी जा सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है, आप लोग गलत कर सकते हो। किसमें कंफ्यूज हो गए, एक्रोमेगैली और गिगैंटिज्म में। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए आपको इतना याद रखना है कि ए फॉर एक्रोमेगैली, ए फॉर एडल्ट, ठीक है? एडल्ट में एक्सेसिव सिक्रीशन होने की वजह से आपको एक्रोमेगैली होगी, ठीक? द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेजेस एंड ऑफन goes under undetected for many years until changes in external features become noticeable. प्रोलैक्टिन, दिस इज अगेन एन हार्मोन, ठीक है? प्रोलैक्टिन का मेन काम क्या है, ये जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उनके ग्रोथ को रेगुलेट करता है और मिल्क के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है? ये बेसिकली मिल्क को फॉर्म करवाता है, ठीक है? ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन देम, प्रोलैक्टिन का ये काम है। तो जो भी हार्मोन के काम है आपको वो याद रखने हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इसी से ही बनेगा या फिर डिजीजेस से।
अब अपन बात करते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो हार्मोन होंगे जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, ठीक है? जिससे कि आपके थायराइड में से T3 और T4 रिलीज हो सके। अभी जब अपन थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब अपन इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो TSH stimulate the synthesis and secretion of the thyroid hormone from the thyroid gland. ACTH another hormone that is adrenocorticotropic hormone, ये बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एक स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसाइज और सिक्रीट करा सकते, वो करा सकेंगे। ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है? अब तीसरा है आपका LH एंड FSH। अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़ा था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा बाय रिलीजिंग गोनाडो स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से आपके दो हार्मोन रिलीज होंगे, दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपके गोनाडल एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे, जिस वजह से इनको गोनाडोट्रोपिन्स ही बोला जाता है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल में एलएच का काम होगा कि वो एंड्रोजन को सिंथेसाइज कराए और सिक्रीट कराए। एंड्रोजन का ही एक पार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? सो एलएच का काम क्या होगा मेल में? जो एंड्रोजन है हार्मोन उसको सिंथेसाइज कराए और सिक्रीट कराए फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है? मेल्स में एफएसएच का काम क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जब अपन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे तब क्लियरली वहां पर समझाऊंगी मैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं एलएच और एफएसएच और इनका कैसा क्या सिग्निफिकेंस है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि एलएच जो है ये बेसिकली क्या करेगा? टेस्टिस पर वर्क करेगा, ठीक है, मेल्स में, जहां पर ये एंड्रोजन रिलीज करवाएगा। और जो आपका एफएसएच है वो क्या करेगा? वो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प कराए, सॉरी स्टिमुलेट कराएगा, ठीक है? वहीं पे अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो एलएच जो होता है ये ओव्यूलेशन इंड्यूस कराता है, ठीक है, ऑफ फुल्ली मेच्योर फॉलिकल। एक ग्राफिन फॉलिकल होता है जिसके अंदर हमारा क्या कहते हैं एग होता है, ठीक है? उसको जब वो ओव्यूलेट होगा वो जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है वो एलएच के अंडर में होगा, ठीक है? एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब ग्राफिन फॉलिकल में से वो एग निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, तब जो बच्चा कुचा जो फॉलिकल है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी एलएच करता है, formed from the remnants of the graphene follicle after the ovulation, as I have said right now. FSH stimulate the growth and development of the ovarian follicles in female। जैसे कि FSH उधर sperm का प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, FSH इधर ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रोथ कराएगा प्लस डेवलपमेंट कराएगा। सो आई होप ये पूरी जो स्लाइड है क्लियर हो गई होगी। नाउ ये हमने पढ़ा है मेलेनोसाइट, जो आपका एमएसएच है, हमने कहाँ पढ़ा था ये हमने यहाँ पढ़ा था जब हम पार्स इंटरमीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? सो पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज एमएसएच। ये मेलेनोसाइट पे वर्क करेगा, जो कि बेसिकली क्या होते हैं? मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, और ये हमारे स्किन के जो पिगमेंटेशन होता है, तुम लोग बोलते हैं ना कि हमें टैनिंग हो गई, हमें टैनिंग हो गई, बेसिकली वो टैनिंग इसलिए होती है क्योंकि सन की रेस की वजह से आपके ये जो मेलेनिन पिगमेंट है ज्यादा रिलीज करने लगती है स्किन, ठीक है? सो मेलेनिन जितना ज्यादा होगा उतना डार्क कलर होगा, ठीक है? सो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं मेलानोसाइट, और ये एमएसएच जो है इन्हीं मेलानोसाइट पर एक्ट करते हैं, और ये स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करते हैं। अब आता है ऑक्सीटोसिन। सो जो ऑक्सीटोसिन है ये बेसिकली यूट्रस में जो स्मूथ मसल होती है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन का काम कराता है, ठीक है? हम जो फीमेल्स में जो डिलीवरी के टाइम पर जो आप लोग सुनते हो ना कि बहुत तेज एकदम दर्द होने लगता है डिलीवरी के टाइम पर, तो उस टाइम बेसिकली इसलिए दर्द होता है क्योंकि
उस पर्टिकुलर लेडी में, प्रेग्नेंट लेडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये बेसिकली प्रोसेस होती है ताकि बेबी जो है वो वूम से, यूट्रस से बाहर आ सके। ठीक है, तो एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल, स्टिमुलेट द विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ अ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। सो वहां पे हमने पीछे एक हार्मोन पढ़ा था जिसका नाम क्या था, प्रोलैक्टिन। ठीक है, सो प्रोलैक्टिन का काम होता है कि ये मिल्क का फॉर्मेशन कराए। क्या कराए? मिल्क का फॉर्मेशन कराए। वहीं पे जो ऑक्सीटोसिन होता है, इसका काम होता है कि मिल्क इजेक्ट कराने का। ठीक है, ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है, वहीं पे प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल्स का विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है डिलीवरी के टाइम पर, और मिल्क इजेक्शन जो है वो कराता है। वहीं पे अगर मैं वेसोप्रेसिन, जो कि हमारा दूसरा हार्मोन है, किस चीज़ का? आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस का। तो ये बेसिकली किडनी पे एक्ट करता है ताकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रिज़ॉर्ब किया जा सके, वापस से रीएब्सॉर्ब करा जा सके। सो जब अपन ने पढ़ रखा था, जब हम रेगुलेशन ऑफ द किडनी पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमने एक चीज़ देखी थी कि जो आपके डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स होते हैं, उसमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। सो ये बेसिकली कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन इसलिए होता है जब भी हमारी बॉडी को नीड लगती है कि हमारी बॉडी में आज पानी कम है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कम है, तो वो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो वेसोप्रेसिन है वो रिलीज होता है। ठीक है, और ये हमारी डीसीटी पर एक्ट करता है ताकि हमारे जो कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स जिसके अराउंड है, उनमें वापस से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है जा सके, ताकि जो आपकी यूरिन है वो कैसी हो, वो कंसंट्रेटेड, मतलब ज्यादा डाइल्यूट ना हो। ठीक है, सो जिस वजह से इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल टिब्यूल, बेसिकली डीसीटी, एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, बेसिकली पानी को बचाने का काम करता है वेसोप्रेसिन। ठीक है, सो ये एडीएच हार्मोन भी बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, now, an impairment affecting synthesis of the release of ADH results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। दो तरीके की डायबिटीज होती है, एक इंसिपिडस और एक मेलाइटस। ठीक है, एक इंसिपिडस और एक मेलाइटस। इंसिपिडस होती है आपकी किसकी वजह से? एडीएच की वजह से। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में एडीएच रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का जो फंक्शन है वो ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। वहीं पे अगर मैं मेलाइटिस की बात करूं, तो इंसुलिन का ना सिक्रीशन होना, या फिर कम अमाउंट पे सिक्रीट होना, या सेल्स जो हैं वो इंसुलिन के लिए रिसेप्टिव नहीं हो पाते, तब आपको मेलाइटिस होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इंस आई फॉर इंसिपिडस तो होगा शायद आई फॉर इंसुलिन, तो वहां पर तुक्केबाजी मत करना। ठीक है, सो डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो बेसिकली एडीएच की वजह से होता है, क्योंकि एडीएच सही अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाता, और हमारी जो बॉडी है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने पर मतलब कंजर्व नहीं कर पाती बेसिकली वाटर को। ठीक है, और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट नहीं कर पाती। ठीक, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। Now, this is the last topic for the today's lecture, that is the pineal gland. तो अगर मैं pineal gland की बात करूँ, तो ये बेसिकली आपको डोर्सल साइड में मिलेगा फोर ब्रेन के। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा फोर ब्रेन है, एंड इसके ये आपको डोर्सल साइड में देखने को मिल रहा है पिनियल ग्लैंड।
ठीक है। सो डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में देखने को मिलेगा। पीनियल ग्लैंड सिर्फ एक हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज द मेलेटोनिन, नॉट मेलेनोसाइट। ठीक है, याद रखना, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन मेलेनिन पिगमेंट पर कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, ये चीज याद रखना, मेलेटोनिन का काम मेलेनिन से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बार बार बता रही हूँ। Melatonin plays a very important role in regulation of the 24 hours diurnal rhythm of our body. हमें कब सोना है, कब जगना है, हमें कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, ये सारी की सारी चीजें आपका कौन रेगुलेट करता है? पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। बेसिकली आपकी स्लीप वेक साइकिल, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, ये सब पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। Even your metabolism, your pigmentation, menstrual cycle, as well as your defense capability. So जो आपकी आदत होती है ना, जैसे कुछ लोग जो है अगर 21 डेज तक कंटिन्यूअसली 6:30 पर उठना चालू कर दे, तो वो ऐसा देखेंगे कि वो अपने आप ही उनकी जो नींद है फॉर द 30th डे वो आपके 6:30 पे ही खुलेगी। ठीक है, सो ये हमारा स्लीप वेक साइकिल हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, मुझे 6:30 पे ही उठना है, चाहे मैं कितने भी बजे सो। सो ये कौन रेगुलेट करता है? पीनियल ग्लैंड ही रेगुलेट करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर अपन ने एनसीईआरटी की सारी एक-एक लाइन क्लियर करी है और एक-एक चीज़ को डायग्रामेटिकली समझा है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।